पुश नहीं करना, पुल करना। ओके, पुलिंग समथिंग, पुलिंग सम ऑब्जेक्ट। ओके, और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है। ओके, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है देन दैट इज द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। अगर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व नहीं है यानी कि नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होने का मतलब क्या हुआ कि कहीं भी किसी भी स्टेज पे, ओके, जिस जहां भी लोग ट्राम कार का बात कर रहे हैं, ट्राम वे का बात कर रहे हैं, या आपका जो है लोकोमोटिव यूनिट का बात कर रहे हैं, ओके, किसी भी स्टेज पे अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो इन्वॉल्व हुआ, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो हम लोग वहां पे उसके बाद पावर सप्लाई अरेंजमेंट के बारे में बात किए थे कि पावर सप्लाई हमारा कैसा होगा। तो पावर सप्लाई अरेंजमेंट पे हम लोग बात किए जो इंडिया में नॉए डे और फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है वो 25 केवी सिंगल फेज के साथ हो रहा है। यानी कि 25 केवी सिंगल फेज के साथ जो है हम लोग पावर सप्लाई ले रहे हैं लोकोमोटिव में। दिस इज द लोकोमोटिव, लोकोमोटिव में पावर सप्लाई ले रहे हैं। ओके, ये कहाँ से ले रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी मैंने बात किया। ओके, जो पावर सप्लाई अरेंजमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग था, जिसमें मैंने बात किया था कि डिफरेंट जो है हमारे पास ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन है, वो ग्रिड लाइन जो है हमारा 220 केवी का भी हो सकता है, 132 केवी का भी हो सकता है, या 110 केवी का हो सकता है। ओके, ये कोई भी ग्रिड लाइन हो हमारा, उस ग्रिड लाइन से जो है ओके रेलवे अथॉरिटी जो है परचेज करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और परचेज करके पावर सप्लाई करता है। ओके, तो उसके बारे में डिटेल किया था मैंने कि किस तरह से जो है वहां पे परचेज करता है, कैसे कैसे हमारा सप्लाई होता है, वो भी मैंने बात किया। नाउ हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे ओके कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सप्लाई सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सप्लाई सिस्टम यानी कि सिंपल हम लोग यहाँ पे पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन करने में, ओके, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट करने में, ओके, दैट इज फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवे, रेलवे ट्रैक। यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट यूटिलाइज होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट और कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम यूटिलाइज होता है, जिसमें हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जिसमें ये हमारा पहला था सब स्टेशन, दैट इज अ ट्रैक्शन सब स्टेशन, जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए। ओके, सेकेंड है हमारा फीडिंग पोस्ट। ओके, जो आगे जाके डिस्कस करेंगे। देखो ये हमारा फीडिंग पोस्ट है, टीएससी नहीं टीएसएस, ट्रैक्शन सब स्टेशन। ओके प्रदीप। ओके, थर्ड पॉइंट है फीडिंग एंड सेक्शनिंग अरेंजमेंट, वो भी आगे देखेंगे होता क्या है। ओके, नेक्स्ट है सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। ओके, एसपी, उसको एसपी कहते हैं। उसके बाद एसएसपी सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। ओके, सब सेक्शनिंग पोस्ट, एलिमेंट्री सेक्शन, मिसलेनियस इक्विपमेंट एट द कंट्रोल पोस्ट। ये सारे को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और आपको एहसास करवाएंगे कि जब थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक ट्रैक जाते हैं, रेलवे ट्रैक, ओके, तो वो सारा इक्विपमेंट आपको दिखता है, सारा ए टू जेड जितना मैंने नाम लिया, बट यू डोंट नो अबाउट दैट इक्विपमेंट, व्हाट इज इट। ओके, ये है क्या। ओके, ये क्या है। अगर कोई पूछ दिया भाई तुम डिप्लोमा इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, then you don't know about the electric traction, okay, then it is very surprising. Okay, very surprising, but it is very interesting to study about the electric traction. This topic is very important, not only for the purpose of your syllabus, also for the from the point of view of, okay, from the point of view of knowledge, okay, practically, theoretically, from the point of view of your career. This is very important. ओके, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतना ही पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको जेई जैसा जॉब जो है होना मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जेई जैसा जॉब ले, ओके, तब आपको पढ़ना होगा। पता है क्यों? मैं जो पढ़ाता हूँ ना, कुछ भी पढ़ाता हूँ तो डीपली जाके पढ़ाता हूँ, और आप जो भी क्वेश्चन करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि हमारी जेई कंपटीशन में जो है नॉट ओनली डिप्लोमा बैठते हैं, है ना। वो सौभाग्य है आप लोग का कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सिर्फ डिप्लोमा हो गया जी, बट मैक्सिमम जगह जो है जेई जो है आपका एमटेक बीटेक सब बैठते हैं।
तो वहाँ पे उस अकॉर्डिंग सिलेबस सेट किया जाता है। प्लस साथ साथ क्या है, जैसे आज सिलेबस रिव्यू कमेटी हो रहा था, सिलेबस रिव्यू का एक मीटिंग था, ओके, डायरेक्टर साहब के साथ, तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे ये सब। चलो छोड़ो ये सब, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि हम लोग पूरे इंडिया का सिलेबस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट देन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जो आपके पास नहीं है, जो किसी और के पास है, बट बिलीव मी, बिहार का जो सिलेबस है, ओके, वो सबका निचोड़ है और बहुत अच्छा। नहीं भी है तो हम आपको उतना प्रोवाइड करते हैं कि आपको जो है अच्छे से समझ में आना चाहिए और सारे को यूटिलाइज कर सके, सो डेट कि आप सारे स्टूडेंट से डिफरेंट हो सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू और योर कैरियर। नाउ हम लोग एक एक करके बात करेंगे। टीएसएस सब स्टेशन, ओके, टीएसएस है ये हमारा, दिस वन, इसको कहते हैं ट्रैक्शन सब स्टेशन, टीएसएस। टीएसएस मैंने क्या कहा था, ओके, किसी लोग को पता भी होगा तो मैं बीच में क्वेश्चन भी करूंगा, देन जस्ट रिप्लाई, ओके, आपके पास जो है पीडीएफ भी होगा उसका, ओके। तो टीएसएस क्या है? टीएसएस इज एन इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है। ऑफकोर्स सब स्टेशन है तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन का ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल सब स्टेशन या तेल का सब स्टेशन है, नहीं। इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन का नहीं, मतलब वहां से हम लोग पावर सप्लाई को ओके ड्रॉ करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है जो सप्लाई अथॉरिटी, ओके, सप्लाई अथॉरिटी यानी कि ग्रिड, ओके, जो ग्रिड में पावर सप्लाई दे रहा है, सप्लाई अथॉरिटी से सप्लाई लेकर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर ऑब्टेन्ड करता है। आप देखेंगे हर ट्रैक के बगल में जो है आपको कुछ दूरी पे या हाफ किलोमीटर की दूरी पे या 1 किलोमीटर की दूरी पे एक आपको छोटा छोटा सब स्टेशन दिखता है, ओके, छोटा छोटा स्टेशन। हो सकता है आप लोग बहुत सारे लोग देखे होंगे, देखा है किसी ने? ओके, नहीं देखा है, देखें, ओके, ट्रैक के बगल में या तो ट्रैक का सटा हुआ हो सकता है, जगह नहीं मिला तो हाफ किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, बस इससे ज्यादा नहीं, ओके। तो टीएसएस जो है एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है जो कन्वर्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रिक पावर को जो सप्लाई अथॉरिटी से ले रहे हैं, सप्लाई अथॉरिटी से डिमांड कर रहे हैं, उससे ड्रॉ कर रहे हैं, ऑब्टेंड कर रहे हैं और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिक पावर में। एप्रोप्रिएट करने का मतलब कि प्रॉपर वैल्यू जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यानी कि लोकोमोटिव को चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन को चाहिए, यानी कि पूरे ट्रेन को खींचने के लिए जो पावर चाहिए, उस पावर के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं कहाँ? ट्रैक्शन सब स्टेशन पे। यानी कि सप्लाई से पावर लिए और उस पावर को कन्वर्ट करके जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लीजिए, ओके, दैट इज डन एट द सब स्टेशन, ओके। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पे जो भी वोल्टेज चाहिए, जो भी करंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, ओके। नाउ अब सप्लाई हमारा कैसा है? सप्लाई 220 केवी है, 132 केवी है, 110 केवी है, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को कितना चाहिए लोकोमोटिव के लिए? जैसे मैंने बात किया 25 केवी चाहिए, 25 केवी। तो आपको टीएसएस पे जो है, वेरी गुड रत्नेश प्रदीप, ओके, टीएसएस पे जो है वोल्टेज रेटिंग उसका क्या होना चाहिए? ओके, अगर 220 से पावर सप्लाई कर रहे हैं तो 220/25 केवी, 132 से ले रहे हैं तो 132/25 केवी, 110 से ले रहे हैं तो 110/25 केवी। वेरी क्लियर, ओके। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ टिपिकल टीएसएस, यानी टिपिकल करने मतलब जो आपको जनरली हर जगह दिखेगा, ओके, कुछ 19-20 हो सकता है बट हर जगह आपको ये सब स्टेशन दिखेगा, ओके। जिसमें हम लोग यहाँ पे सब स्टेशन जो बनाए हुए हैं, तो सब स्टेशन में यहाँ जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, आपके घर में लाइट कट जाए, ओके, हॉस्पिटल में हो सकता है लाइट कट जाए, ओके, बट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कभी लाइट नहीं कटता है पूरे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अलाउंग, कभी नहीं, असंभव है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो वहां पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को जो पावर सप्लाई चाहिए वो कंटिन्यूअस चाहिए, दैट इज देयर इज द इंश्योरिटी ऑफ पावर सप्लाई,
इंश्योरिटी होना चाहिए कि पावर सप्लाई होगा। तो उसी पावर सप्लाई की इंश्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग हर रेलवे ट्रैक पे 1-2 किलोमीटर के डिफरेंस पे, 5 किलोमीटर डिफरेंस पे, जिसको हम बताएंगे आपको आगे, ओके, हम लोग एक सब स्टेशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्शन सब स्टेशन। ओके, पावर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए अंडर ऑल कंडीशंस, सारे कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग। ओके, नाउ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, टू इंश्योर अबाउट द पावर सप्लाई टू द टीएसएस। टीएसएस को पावर सप्लाई इंश्योर होने के लिए यहाँ पे क्या है, डबल सर्किट लाइन यूटिलाइज कर रहे हैं। डबल सर्किट लाइन 220 kV इनकमिंग फ्रॉम द ग्रिड लाइन है, यहाँ हम लोग 220 kV माने हुए हैं। अगर 132 होता तो 132 होता, ओके, अगर 110 होता तो 110 होता, यहाँ पे लोग 220 माने हुए हैं। यहाँ पे जो हमारा पावर सप्लाई है वो 3 फेज है, 220 kV है, 50 साइकिल पर सेकेंड, दिस वन ट्रांसमिशन लाइन। ओके, ये वो ट्रांसमिशन लाइन। ओके, अब यहाँ पे डबल सर्किट लाइन लेने का मतलब क्या है, जस्ट टू इंश्योर अबाउट द पावर सप्लाई। ओके, करने का सेंस क्या हो गया कि अगर जो है, अगर एक सोर्स ऑफ सप्लाई फेल्योर हो गया, ओके, तो कोई भी एक हमारा सर्विस में होना चाहिए, कोई भी एक सर्विस में होना चाहिए, सो डेट की पावर सप्लाई के इंश्योरेंस को हम लोग कंटिन्यू कर पाए। ओके, हेंस डबल सर्किट लाइन यूटिलाइज हो रहा है। ओके, नाउ अब क्या है, एट ईच टीएसएस, जो भी टीएसएस है वहां पे आपको 2 बस बार मिलेगा। एक को कहते हैं मेन बस बार, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वर्क करते हैं, बस बार, दिस वन बस बार, बस और बार, ये ओके, बस प्लस बार है। बार यानी कि रॉड, छड़, ओके, रॉड है ये, यानी कि एक लंबा सा रॉड होगा। ओके, बस यानी कि आप जानते हैं एयर बस होता है, रोड बस होता है, तो हमें हम लोग गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर यानी कि करंट, ओके, सम इलेक्ट्रिक प्लेट बार, ओके, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी को बस बार कहते हैं, यानी कि यहाँ पे बस, इसके थ्रू हम लोग पावर को सप्लाई करते हैं, करंट को सप्लाई करते हैं। ओके, करंट को सप्लाई करते हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है, ओके, हम लोग यहाँ पे बस एक नोड की तरह ट्रीट करते हैं। ये जो लंबा रॉड है ये एक्चुअली एक नोड है, एक नोड है। तो आप लोग जानते हैं कि नोड का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, तो बस बार जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। ओके, क्या कांस्टेंट होगा, वोल्टेज, और जिस फ्रीक्वेंसी पे पावर सप्लाई हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगा। ओके, तो बस बार याद रखिएगा, बस बार या कहीं के इनफाइनाइट बस बार लिखते हैं। ओके, दे हैव द कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। देन यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ बस बार यूटिलाइज करते हैं, एक 220 kV मेन बस बार और दूसरा 220 kV ट्रांसफर बस बार। ओके, तो मेन बस बार और ट्रांसफर बस बार, यानी कि अगर हम लोग जो है यहाँ पे ये जो दोनों बस बार है, दोनों में से एक ही एक्टिव रहता है, एक आइडल स्टेट में रहता है। आइडल मतलब कि वो स्टैंड बाय मोड में रहता है, और दोनों जो जुड़ा हुआ है, दोनों एक बस कपलर के द्वारा जुड़ा हुआ है। दिस इज द बस कपलर सर्किट ब्रेकर, बस कपलर सर्किट ब्रेकर है ना, बस को कपल करने वाला सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या है, जिसको हम लोग स्विच गियर में फुल्ली डिटेल पढ़ेंगे, बट अगर हम यहाँ पे जाने सर्किट ब्रेकर होता क्या है, देन इट इज जस्ट ओनली द स्विच गियर इक्विपमेंट। ओके, ये एक स्विच गियर इक्विपमेंट है, ये एक स्विच गियर इक्विपमेंट है
जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हम लोग सर्किट को मेक करते हैं, बनाते हैं, यानी कि ऑन करते हैं, ब्रेक करते हैं यानी कि तोड़ते हैं, यानी कि ऑफ करते हैं। ओके, और अंडर एनी कंडीशंस, ओके, अंडर ऑल कंडीशंस सर्किट को रेगुलेट करते हैं, यानी कि उस पर कमांड करते हैं, उसके थ्रू कंट्रोल करते हैं। दैट इज द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर नाम क्यों है? सर्किट को ब्रेक करने वाला। सर्किट को तो बनाने के लिए कोई भी बना सकता है, एक नॉर्मल कंडक्टर से जोड़ देंगे सर्किट बन जाएगा। बट अगर सर्किट को ब्रेक करना हो, वो भी ऑटोमेटिक, ओके, देन उसके लिए हम लोग जिस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर या सर्किट ब्रेकर। ये बहुत तरह का होता है जिसका हम लोग आगे डिटेल देखेंगे। बट ये ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर या सर्किट ब्रेकर जो है उसके दोनों तरफ हमेशा एक आइसोलेटर रहता है। आइसोलेटर, दिस वन, आइसोलेटर। आइसोलेटर, ओके, जैसा नाम है ये आइसोलेटर, आइसोलेट करने वाला। आइसोलेटर क्या है? ये इलेक्ट्रिकल स्विच नहीं, ये एक मैकेनिकल स्विच है, ओके, और सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ कनेक्टेड होता है। ओके, जनरली इसको नो लोड कंडीशन पे ऑपरेट करते हैं, जिसको मैंने बोला, अगेन बोल रहा हूँ, स्विच गियर प्रोटेक्शन में पूरा डिटेल करेंगे, बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन जरूरी है सो दैट कि आप उसको समझ पाए। ओके, तो यहाँ पे आइसोलेट करने वाला सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ लगाते हैं। क्यों? जैसे आप देखते होंगे कहीं किसी कंपनी में, अपार्टमेंट में एक किस तरह का स्विच रहता है, देखे हैं? ओके, वो मैकेनिकल स्विच है। या ट्रांसफार्मर के पास देखे होंगे, ओके, एक नाइट स्विच रहता है, देखे हो? दैट इज आइसोलेटर, दैट इज अ स्विच। ओके, वो एक स्विच है, आइसोलेटर है। वहां पे MOCB है, MOCB यानी कि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। ओके, तो हर सर्किट ब्रेकर के अलाउंग 2 आइसोलेटर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो देखेंगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट 2 आइसोलेटर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर। ओके, एक सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस 2 आइसोलेटर लगा रहे हैं। आइसोलेटर सर्किट को तोड़ना या सर्किट को आइसोलेट करना, यानी कि हम लोग जब इसको ऑपरेट करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, तो सप्लाई देने के लिए जो भी सर्किट ब्रेकर वगैरह है उसको लगा दिए, लेकिन अभी तक हम लोग आइसोलेटर को ऑन नहीं करते। तो होता क्या है, सर्किट ब्रेकर को या इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करने से पहले हम लोग आइसोलेटर को ऑन करते हैं, उसके बाद हम लोग सप्लाई देते हैं। ओके, सिमिलरली जो है, जब भी हम लोग को कहीं पे वर्क करना रहता है तो हम लोग MCB गिरा देते हैं। ओके, ये कॉमर्शियल में होता है, जनरली हम लोग MCB गिरा देते हैं, सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और उसके बाद उसके बगल में एक स्विच रहता है दैट इज कॉल्ड आइसोलेटर, उससे भी ऑफ कर देते हैं और ऑफ करके उसको ताला लगा देते हैं। गॉट इट? क्योंकि अगर हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग के साथ वर्क हो रहा है, 220 kV, 200, 132 kV, 110 kV, इन दैट केस हो सकता है आपके साथ किसी का दुश्मनी होगा भाई, तो हो सकता है जाके तुरंत स्विच गिरा दे। ओके, तो हम लोग उसको सेफ्टी प्रदान करते हैं। सेफ्टी यानी कि उसको बहुत बड़े हॉल में एक बहुत अच्छा ताला लेके हम लोग आइसोलेटर को, सर्किट ब्रेकर को वहां पे जो है लॉक रखते हैं। अगर आपको मेंटेनेंस और रिपेयरिंग करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर को ऑफ करते हैं, उसके बाद आइसोलेटर को गिराते हैं और हम लोग ताला लगा देते हैं। गॉट इट? उसका ताला लगाते हैं, कोई इसको छू ना पाए। और उस तरह से जो है हम लोग सर्किट को फिर बना लेते हैं, जो भी रिपेयरिंग करना हो, मेंटेनेंस करना हो, हम लोग रिपेयर मेंटेनेंस कर लेते हैं। ओके, फिर जाते हैं हम लोग आइसोलेटर को ऑन करते हैं, फिर सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं, सर्किट ऑन हो गया। तो आइसोलेटर, हर सर्किट ब्रेकर के क्रॉस देखेंगे 2 आइसोलेटर, ये आइसोलेटिंग स्विच, आइसोलेटिंग स्विच, आइसोलेटिंग स्विच, ओके, आइसोलेटिंग स्विच, आइसोलेटिंग स्विच, आइसोलेटिंग स्विच, ओके, लाइक दैट हर जगह मिलेगा। नाउ तो हम लोग आइसोलेटर यूटिलाइज किए। ओके, मैंने अभी क्या बात कर रहा था, बोथ बस बार आर कनेक्टेड बाय बस कपलर सर्किट ब्रेकर।
बस कपलर सर्किट ब्रेकर के द्वारा दोनों को जोड़ दिए। ओके, अब दोनों को जोड़ दिए। ओके, और जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है वो ट्रांसमिशन लाइन इनकमिंग हो आउटगोइंग हो, ओके, वो बोथ बस बार से कनेक्टेड, आप देख रहे हैं बोथ बस बार से। ओके, बोथ बस बार से कनेक्टेड होने का मतलब क्या है? ओके, ये देखो अभी इससे भी कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड। तो जब मेन बस बार को ऑन रखना होगा तो ये हमारा ऑन होगा, ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, तो ये इसके साथ रन करने लगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इसके साथ हम लोग रन करेंगे। अगर इन दोनों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग इधर सप्लाई कनेक्ट करके टेम्पोररी जो है इसके साथ रन कर लेंगे। टेम्पोररी बट ओके, दिस इज नॉट परमानेंट, टेम्पोररी। टेम्पोररी के लिए इधर से रन कर लेंगे और जैसे सही होगा फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर बस बार, ओके, उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं टेम्पोररी। ट्रांसफार्मर में कितना सर्किट ब्रेकर होता है? सर ट्रांसफार्मर में कोई सर्किट ब्रेकर नहीं होता, ट्रांसफार्मर के आसपास होता है। ओके, डोंट वरी, दिखाएंगे हम लोग आगे कहाँ कहाँ सर्किट ब्रेकर होता है। ओके, दिस इज, थैंक यू। नाउ तो हमने यहाँ पे इस तरह से इसका मैकेनिज्म समझ गए, आइसोलेटर को समझ गए। आइसोलेटर यानी कि आइसोलेटिंग स्विच, जिसका काम क्या है? सिंपल कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना ट्रांसमिशन लाइन को और बस कपलर। ओके, यानी कि इस ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना आइसोलेटिंग स्विच का काम है, या बस कपलर के थ्रू कनेक्ट करना या आइसोलेटिंग स्विच का काम। ओके, नाउ मैंने पहले ही बता दिया कि आइसोलेटर जो हर सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ लगाते हैं, याद रखिएगा। ओके, चाहे कहीं भी हो, चाहे ये सर्किट ब्रेकर हो, ये सर्किट ब्रेकर हो, ये सर्किट ब्रेकर हो, जो भी आपको बॉक्स में दिखाया गया है वो सारा एक सर्किट ब्रेकर है। ओके, वो एक सर्किट ब्रेकर है, उसके दोनों तरफ हम लोग आइसोलेटर लगाते हैं। ओके, सर्किट ब्रेकर। ओके, नाउ अब ये हम लोग को समझ में आ गया। ओके, यहाँ देखो, अब ये दो हमारा जो वायर है, इन दोनों में से भी एक ही से काम लेते हैं हम लोग। तो ये सब सारा एलिमेंट क्यों किया गया? ये भी एक फालतू है, ये भी एक फालतू है, ये हमारा फालतू है, ये फालतू। सिंपल क्या होता है, एक ग्रिड लाइन होता, उससे एक तार को खींच लेते हैं, ये करते ना। बट हम लोग इतना क्यों कर रहे हैं? एलिमेंट इतना हम लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा अरेंजमेंट हम लोग क्यों कर रहे हैं? ओके, एनीवन टेल मी? ओके, नो एनीबॉडी? नो सर, सेफ्टी पर्पस के लिए। हाँ, वेरी गुड। पावर सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए। ओके, क्रिटिकल कंडीशनिंग, कंटिन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई, टू इंश्योर अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई, हम लोग ये सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। गॉट इट? नाउ अब क्या है, इसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं, ओके, अब यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर यूटिलाइज कर रहे हैं। ए ट्रांसफार्मर, ये सेम ट्रांसफार्मर। ओके, दो ट्रांसफार्मर यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, इस दोनों ट्रांसफार्मर का जो कैपेसिटी होगा या तो 10 MVA होगा या तो 12.5 MVA होगा। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस को वहां पे कितना कैपेसिटी चाहिए। ओके, उसके अकॉर्डिंग ज्योति से बात करो जरा, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग 10 या 12.5 MVA हम लोग कैपेसिटी लेते हैं। ओके, नाउ तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी पता हो गया। ये जो है 220/25 kV इसका वोल्टेज रेटिंग है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है 220/25 kV। हम लोग बात किए थे ये हम लोग इससे हम लोग ऐसा अरेंजमेंट रखते हैं कि स्टूडेंट की जो भी गेट से हमारा वोल्टेज आ रहा है उसको हम लोग लोकोमोटिव में सप्लाई करने के लिए सुटेबल अरेंजमेंट देते हैं। अब वो सुटेबल अरेंजमेंट क्या है? अगर 220 से हम लोग सप्लाई ले रहे हैं तो 220/25 kV हम लोग को एक ट्रांसफार्मर लगाना होगा, या 132 kV 25 kV एक ट्रांसफार्मर लगाना होगा, या 110/25 kV एक ट्रांसफार्मर लगाना होगा। ओके, और उसके अकॉर्डिंग जो है
हम लोग यहाँ पे 25 केवी ले आते हैं। ओके, बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर। ओके, अब ट्रांसफार्मर कैसा होगा ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर कैसा होगा, सर्किट ब्रेकर कैसा होगा, और इंटरप्टर या आइसोलेटर कैसा होगा, जस्ट इसके बाद। तो डोंट वरी। ओके, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। दोनों ट्रांसफार्मर जो है, ओके, ये भी कनेक्टेड है एक 25 केवी बस बार से। ओके, 25 केवी बस बार से कनेक्टेड है। ओके, और इन दोनों में से भी एक ही ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है। एक को हम लोग स्टैंड बाई मोड में रखते हैं हमेशा, एक को हमेशा स्टैंड बाई मोड में रखते हैं और दूसरे को हमेशा वर्किंग मोड में रखते हैं। ओके, यानी कि यहाँ से एक ही बार हमको चाहिए, एक ही बार, मात्र एक बार। ओके, देखो ये एक बार है, ये दिखाएंगे अभी, डोंट वरी। 25 केवी नॉमिनल वोल्टेज। ओके, दिखाएंगे हम। तो यहाँ पे ये 25 केवी सर्किट ब्रेकर भी यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, जो हम लोग बात किए थे 25 केवी सर्किट ब्रेकर। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी तरह का फॉल्ट हो गया या हम लोग को मेंटेनेंस करना है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सारा लोड जो है एक ही बस बार में, ओके, एक ही वर्किंग ट्रांसफार्मर के साथ हो जाता है। ऑफकोर्स सारा एक ही जगह होता है। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में दो, इधर का जो है दो, ओके, वो तो इससे कनेक्टेड है, तो ये दोनों, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी जो है 220 केवी, ये इससे कनेक्टेड है 220 केवी से। लेकिन इसका सेकेंडरी जो 25 केवी है, ऑफकोर्स उसका भी दो टर्मिनल्स होगा। ओके, तो वो टर्मिनल्स जो है, ओके, उसमें एक टर्मिनल्स को हम लोग क्या करते हैं, सॉलिडली ग्राउंडेड कर देते हैं। ये ग्राउंडेड हो गया। सॉलिडली ग्राउंडेड करने का मतलब क्या हो गया, ये जो रेलवे ट्रैक देख रहे हैं ना, रेलवे ट्रैक जिसपे रेल चलता है, पटरी देख रहे हैं, उसी से ग्राउंडेड होता है। इसका एक लेग, दिस वन, ये ग्राउंडेड होता है, सॉलिडली ग्राउंडेड। और ऊपर में आपको एक ही तार दिखता है, तो देखते हैं रेलवे के ऊपर, ट्रेन के ऊपर एक ही तार दिखता है। एक्चुअली आपको दो तार दिखता है, बट एक ऊपर और एक नीचे। अब देखिए एक ही तार से जो है इस तरह से जो आपका रहता है, इस तरह से, और ये आपका जो है, इसको हम बताते हैं क्या होता है, ये है क्या, ये जो ऊपर का तार है उसी पे वो स्लाइड करते हुए चला जाता है। ये नीचे ट्रेन बंद, ये ऊपर ट्रेन चालू। ओके, पेंटोग्राफ, वेरी गुड रत्नेश। ओके, दैट इज कॉल्ड पेंटोग्राफ, PH, PENTOGRAPH, पेंटोग्राफ। ओके, तो उसको पेंटोग्राफ कहते हैं। तो मैंने क्या कहा, सिंपल, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर है, ओके, ट्रांसफार्मर के एक लेग को, यानी कि 25 केवी के वाइंडिंग के कोरस्पॉन्डिंग एक लेग को हम लोग सॉलिडली ग्राउंडेड कर दिया, और दूसरे को एक स्विच के थ्रू जो है हम लोग इस वायर में दे दिए। इस वायर को जिसपे आपका पेंटोग्राफ रन करता है उसको हम लोग कहते हैं कैटेनरी वायर, कैटेनरी। ओके, डोंट वरी, इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे, पूरा डिटेल A to Z, कैसा होता है, कितना डिस्टेंस को होता है, क्या चीज का बना रहता है, सारा चीज। बट अभी हम लोग जो है पावर सप्लाई अरेंजमेंट देख रहे हैं। ओके, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पावर सप्लाई देख रहे हैं। तो पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि ये सब है क्या, ओके, कैसे सप्लाई हो रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं, क्या मटेरियल है, नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये तो देखो, एक लेग मैंने क्या कहा, ये सिंगल फेज हो गया, एक लेग सॉलिडली ग्राउंड और दूसरा लेग एक स्विच के थ्रू जो है इस वायर से कनेक्टेड हो गया। जब इस वायर से कनेक्टेड हो गया, सोचो इसके क्रॉस वोल्टेज 25 केवी, ओके, ये कनेक्ट हो गया यहाँ और ये कनेक्ट हो गया यहाँ, इस वायर और इस वायर के बीच में वोल्टेज कितना, 25 केवी। ओके, क्या लिखे भाई, फिर तो पूरे ट्रेन में नहीं आएगा ना अंतेश, डोंट वरी। सवाल है आपके मन में, डोंट वरी, रखिएगा। ओके,
सर अब डीजल इलेक्ट्रिक हाँ नहीं यूज होता है, अब खत्म हो गया वो, क्योंकि डीजल का हम लोग कहीं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका वहाँ पे जरूरत है। ओके, बट हम लोग ट्रेन को डीजल से चला रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं। ओके, अब देखो व्हीकल्स में भी जो डीजल और पेट्रोल चला रहे थे वहां भी इलेक्ट्रिसिटी आने लगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, मैंने बताया ना, आज ही सिलेबस में बात कर रहे थे, आप लोग सिलेबस में मूव एनपीटीईएल इलेक्ट्रिक व्हीकल सब आ रहा है, डोंट वरी। ओके, तो पूरे ट्रेन में करंट नहीं आएगा अंतेश, कैसे होगा ये मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, जस्ट डोंट वरी। अब अपने घर में देखते हैं, घर में आपका एक मोटा वाला जो 3 पिन सॉकेट होता है, वो मोटा वाला भी ग्राउंडेड होता है। ओके, वो न्यूट्रल वायर है। ओके, पूरे घर में करंट आता है, टेल मी अंतेश, क्या पूरे घर में करंट आता है? वो आपके घर में छड़ से कनेक्टेड होता है, किसी के घर में चापाकल से कनेक्टेड होता है, कोई जो है ग्राउंड में जो है प्लेट लगा के जो है उसको कनेक्ट किए हुए है। ओके, तो क्या आपके पूरे घर में आता है? नहीं आता है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी जो है आप देखिएगा हम कैसे करते हैं, सारा एलिमेंट दिखाएंगे, तो डोंट वरी कि किस तरह से यहाँ पे कनेक्शन होता है। हाँ, ये भी अर्थिंग ही होता है, डोंट वरी। ये हम लोग सिर्फ कैटेनरी वायर में दिए, ये थोड़ी बोले हम ट्रेन में दे दिए, ट्रेन में नहीं दिए ना। ये देखो, ये ट्रेन ये है, इस चक्का पे चल रहा है, ये अर्थिंग है, और ये ट्रेन का पेंटोग्राफ है, और ये कैटेनरी वायर है। गॉट इट अंतेश? ओके ओके, ये हमारा वायर है, जिस वायर पे जो है पेंटोग्राफ ये रन होता है। ओके, ये रन होता है इसे कर। और यहाँ ट्रैक में क्यों आएगा भाई अर्थिंग वायर? ओके, दिखाएंगे हम, डोंट वरी हम दिखाएंगे। ओके ओके, नाउ अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर हम लोग बात कर लिए। ओके, ट्रांसफार्मर में हम लोग बोल दिए कि इसका एक लेग जो है सॉलिडली ग्राउंडेड होता है। अब ये ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज है, ओके, उसको 25 केवी मेंटेन किया जाता है, 25 केवी। ओके, जिसमें जो है हम लोग टैपिंग करते हैं, ये देखो टैपिंग है ना, इसमें हम लोग यहाँ नहीं दिखाते, यहाँ दिखाते। अब इसका कोई नीड नहीं है। ये टैपिंग हुआ, इसको जहां कनेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाएगा, जिसको हम ट्रांसफार्मर में बताएंगे डिटेल से। जहां भी कनेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाएगा, मैंने कल बताया था V is directly proportional to L। जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होगा वोल्टेज चेंज हो जाएगा, होगा, टेल मी। ओके ओके, तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है 25 केवी का, उस 25 केवी के वोल्टेज को हम लोग मेंटेन करते हैं। ओके, और मेंटेन करते हैं जो 5 से 10%, ओके, 5 से 10 यानी कि सॉरी -5% से लेके +10% तक जो है चेंज होता है, -5 से +10% विथ द हेल्प ऑफ टैपिंग प्रोवाइडेड ऑन सेकेंडरी। ये सेकेंडरी है, यानी कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोग टैपिंग देते हैं, और उस टैपिंग से जो है हम लोग टैपिंग चेंज करके वोल्टेज को -5 से +10% तक जो है वैरी करवा सकते हैं। अब -5 यानी कि 25,000 -5% टू 25,000 +10%, यहाँ तक ये वैरी करता है। ओके, यानी कि यहाँ से इसमें 2500 जोड़ देंगे, ओके, तो 27,500 वोल्ट तक, इसमें 5% माइनस कर देंगे, ओके, तो ये 1250 माइनस हो जाएगा, यानी कि 23,750, यानी कि 23,750 टू 27,500 वोल्ट, यहाँ तक वोल्टेज वेरी करता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा -5 से 10%, -5 से +10%, 5 से 10% नहीं।
ओके, नाउ एक गिलास पानी देंगे जरा। नाउ अब यहाँ पे हम लोग पूरे इक्विपमेंट में, ओके, इसको हम लोग OHE करते हैं, इसको OHE, ओवरहेड इक्विपमेंट। ओवरहेड इक्विपमेंट यानी कि अपने माथे के ऊपर जितना सारा इक्विपमेंट दिख रहा है, सारा इक्विपमेंट, OHE, जो आपका जो है सेकंड यूनिट है, सेकंड मॉड्यूल है, पढ़ना है आपको पूरा डिटेल से, OHE। ओके, तो अगर ओवरहेड इक्विपमेंट ओके, OHE पे किसी तरह का फॉल्ट आता है, शॉर्ट 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 फॉर्म है इसका OHE, अगर किसी तरह का फॉल्ट होता है या 25 केवी सर्किट ब्रेकर जो यहाँ लगा हुआ था उसमें कहीं फॉल्ट होता है, ओके, या आपका 25 केवी फीडर सर्किट, जहां जहां, ओके, 25 केवी फीडर सर्किट ब्रेकर, 25 केवी सर्किट ब्रेकर, 25 केवी ट्रांसफार्मर, ओके, OHE जो भी इक्विपमेंट है, अगर वहां पे फॉल्ट होता है, मैंने बोला एक गिलास पानी दीजिए, ओके, वहां अगर कहीं फॉल्ट होता है तो उसके लिए हम लोग जो है सर्किट ब्रेकर के साथ हम लोग रिले लगाते हैं, रिले एक्चुअली पूरे स्विच गियर प्रोटेक्शन में, ओके, पूरे स्विच गियर प्रोटेक्शन में जो हम लोग स्टडी करते हैं, रिले, सर्किट ब्रेकर, these two terms are very important, very important, okay। इंपॉर्टेंट क्या है, आपने पढ़ा होगा, रिले जो है हमारा वो कहीं भी फॉल्ट को डिटेक्ट करने का काम करता है। फॉल्ट को डिटेक्ट करने का काम जो है सर्किट ब्रेकर का नहीं है, फॉल्ट को डिटेक्ट करने का काम है रिले का, जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिव रिले, ओके। और वो रिले जो है, वो रिले कहीं भी फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, जो ये रिले जो है हमेशा सर्किट ब्रेकर के साथ होता है। रिले हैव नो एनी इंपॉर्टेंस विदाउट द सर्किट ब्रेकर, एंड सर्किट ब्रेकर हैव नो एनी इंपॉर्टेंस विदाउट द रिले, ओके। बोथ आर म्यूचुअल टू ईच अदर, एक दूसरे का म्यूचुअल है। एक दूसरे का म्यूचुअल क्या है कि सर्किट ब्रेकर का काम है फॉल्ट को आइसोलेट करना, ओके, यानी कि फॉल्ट को खत्म करना, अनहेल्दी सेक्शन को खत्म करना। लेकिन फॉल्ट को पता कौन लगा रहा है, फॉल्ट को पता लगाने का हम सर्किट ब्रेकर को नहीं, कहीं भी फॉल्ट आ रहा है उसका काम है रिले का, वो उसका काम फॉल्ट को डिटेक्ट करने का। तो कहीं भी अगर फॉल्ट हो रहा है तो हम लोग उस फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए रिले का इस्तेमाल करते हैं, और वो रिले क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मैसेज करता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल मैसेज करता है किसको, सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मैसेज करता है, तब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है। कितना टाइम लगता है ये भी अभी हम जस्ट बताएंगे, डोंट वरी, ओके। और उतने टाइम में जो है इंफॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट टू द ब्रेकर डिटेक्ट करता है, कहाँ पे फॉल्ट हुआ ये बताता है, ओके, दैट इज द फॉल्ट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, वेरी गुड अंकित, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो फीडर सर्किट ब्रेकर है उसके साथ ओवरलोड रिले, ओके, और इम्पीडेंस रिले प्रोवाइड करते हैं, ओवरलोड रिले और इम्पीडेंस रिले, ओवरलोड रिले और इम्पीडेंस रिले, डोंट वरी, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन में कि रिले होता क्या है। अभी इतना जान लीजिए, इम्पीडेंस रिले यानी कि इम्पीडेंस के कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेट होता है। ओवरलोड यानी कि जैसे ही लोड से ज्यादा हो गया, यानी लोड होना चाहिए मान लेते हैं 2 मेगावाट और हो गया 2.5 मेगावाट, 3 मेगावाट, इन दैट केस जो है, ओके, ये रिले ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाएगा आफ्टर सेंसिंग, ओके। किस तरह से ऑपरेट होता है वो हम दिखाएंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन में, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ओके। फैन बंद करिए, दवा बंद कर दी, ओके, तो वो अच्छे से समझ में आएगा।
ओके, ये किस तरह से होता है। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। ओके, मैंने बताया कि फॉर द क्लियरेंस ऑफ फॉल्ट, अगर कहीं भी फॉल्ट आता है, कहीं पे भी फॉल्ट होता है, ओके, चाहे वो आपका OHE हो, चाहे फीडर सर्किट ब्रेकर हो, चाहे 25 के भी ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर हो, ओके, तो कहीं पे भी हर सर्किट ब्रेकर के क्रॉस हम लोग रिले को लगाते हैं, और वो रिले होता है ओवरलोड रिले या इम्पीडेंस रिले, उससे सुसज्जित करते हैं, सर्किट ब्रेकर को सजाते हैं उससे। ओके, बिकॉज बिना रिले जो है वो वर्क ही नहीं करेगा। ओके, देन यहाँ पे जो रिले इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्पीडेंस रिले और ओवरलोड रिले, जिसको और आगे देखेंगे कैसा कैसा रिले होता है ना। पहले क्या था, ओके, ओल्ड डेज में, पुराने दिनों में, ओके, पुराने दिनों में टीएसएस जो ये टीएसएस पूरा है, इस टीएसएस को हम लोग कंट्रोल करते थे मैनुअली, मैनुअली कंट्रोल किया था। But nowadays, okay, that is all the operation is controlled by, okay, controlled through a SCADA. A SCADA controlled by TPC, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर के द्वारा और SCADA के थ्रू, SCADA, ओके, SCADA के थ्रू जो है ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर के द्वारा हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। ओके, नाउ तो ये हुआ हमारे पुराने दिनों में। ओके, नाउ टीएसएस जो है, मैंने क्या बताया था आपको, टीएसएस जो है, ओके, उसको जो लोकेट करते हैं हमेशा ट्रैक के नियर अबाउट में लोकेट करते हैं, यानी कि उसका लोकेशन, ओके, उसका लोकेशन ट्रैक के नियर अबाउट में देते हैं। क्यों? उसको तो दूर भी रख सकते हैं हम लोग, बताओ एनीवन क्यों ऐसा करते हैं। ओके, जस्ट सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, हम लोग बोलो, कॉस्ट, सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, साथ साथ कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ओके, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के कॉस्ट को सेव करते हैं, जितना दूर करेंगे उतना दूर हमारा क्या डिफरेंस है। अब तो सारा रिमोट पावर, रिमोट कंट्रोलर है, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, दैट इज अ रिमोट कंट्रोलर है। रिमोट कंट्रोलर है तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है, तो कितना भी दूर है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। बट ओके, दूर और नजदीक का होना, SCADA बताए थे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, पढ़ना भी हम सीख, डोंट वरी। ओके, मैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फिर से बता दूंगा। ओके, दूर और पास, ओके, होगा तो सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आएगा कॉस्टिंग का, कॉस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ओके, पोल का, कंडक्टर का कॉस्टिंग, ओके, इंसुलेटर का कॉस्टिंग, क्रॉस आर्म का कॉस्टिंग, ये सारा कॉस्टिंग आएगा। तो जनरली जो है हम लोग यहाँ पे अगर अलोंग द ट्रैक देखें, लगाते हैं ट्रैक के नियर अबाउट में, आधा किलोमीटर, बगल में 1 किलोमीटर मैक्सिमम जाएगा। लेकिन अगर अलोंग द ट्रैक देखेंगे, अलोंग द ट्रैक कितना किलोमीटर की दूर होता है, तो लमसम नहीं भी तो मिनिमम 40 किलोमीटर होगा, मिनिमम 40 किलोमीटर, ओके, मैक्सिमम 100 किलोमीटर। रेंज हमेशा याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जब भी कोई वैल्यू आए तो उस वैल्यू को याद रखना है। ओके, यानी कि टीएसएस आर लोकेटेड along the electric track, okay, along the electric track with the space of 40 kilometer to 100 kilometer, 40 से 100 किलोमीटर अपार्ट, ओके, फ्रॉम ईच अदर। ओके, हम लोग एक साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे ये जो किलोमीटर वैरी कर रहा है वो डिपेंड करता है कि हमारा इक्विपमेंट जो है बूस्ट, ये हमारा जो बीटी लिखा हुआ ना, बीटी, दैट इज कॉल्ड बूस्टर ट्रांसफार्मर। ओके, डिपेंड करता है कि उसके साथ साथ जो है हम लोग ऑक्सिलियरी इक्विपमेंट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। बूस्टर ट्रांसफार्मर यानी कि बूस्ट करना, बूस्ट करना मतलब ये अगर 25 केवी पे ऑपरेट हो रहा है हमारा ट्रैक्शन, ओके, तो अगर मान लेते हैं किसी कारणवश वोल्टेज जो है घट गया, तो उसके क्या करेगा, वोल्टेज को बूस्टअप कर देगा, पावर को बूस्टअप कर देगा। ओके, दोनों बूस्टर ट्रांसफार्मर,
ओके, या कोई भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट जो उसके साथ यूटिलाइज करेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि अलोंग द ट्रैक जो है टीएसएस का आपस के बीच का दूरी क्या होगा। ओके, अलोंग द ट्रैक, ओके ये अलोंग द ट्रैक है। ओके, तो अगर एक टीएसएस यहाँ लगाए हम लोग, तो दूसरा टीएसएस का जो दूरी होगा, ओके वो 40 किलोमीटर की दूरी पे होगा मिनिमम, मैक्सिमम होगा 100 किलोमीटर की दूरी पे। और ये भी डिपेंड करता है कि वहां पे उसके साथ जो इक्विपमेंट लगा रहे हैं वो कौन सा इक्विपमेंट। क्लियर है? नाउ सी दिस फिगर, ये हम लोग बूस्टर ट्रांसफार्मर है, सॉरी ये ये ट्रांसफार्मर है ना, 25 केवी ट्रांसफार्मर। ओके, ये 220-25 केवी मेन ट्रांसफार्मर, ओके, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग तो सोर्स से कनेक्टेड है, इससे हमको मतलब ही नहीं है। सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस हम लोग 25 केवी लाते हैं। ऑफकोर्स इसका रेटिंग है 220/25 केवी। ओके, तो ये 25 केवी की एक लेग को हम लोग क्या किए, सॉलिडली ग्राउंडेड कर दिए। दूसरे लेग को स्विच के थ्रू जो है हम लोग इस वायर से कनेक्ट कर दिए। ये वायर क्या है, ये वायर जो है हमारा, ओके इसको कहते हैं कैटनरी वायर। ओके, कैटनरी वायर, तो यहाँ पे जो कैटनरी वायर है हमारा, यहाँ पे ये जो कैटनरी वायर है, इसके बीच में देखो ये इस तरह का एक सिंबल बनाया हुआ। दिस सिंबल इज कॉल्ड इंसुलेटेड ओवरलैप। इंसुलेटेड ओवरलैप, डोंट वरी, इसके बारे में डिटेल करेंगे हम लोग। ओके, इंसुलेटेड ओवरलैप होता क्या है, बस जस्ट इसके बाद के टॉपिक पूरा डिटेल करेंगे, पूरा डिटेल मतलब उस पर एक टॉपिक करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट नोट्स पे। ओके, तो ये पूरा एक इंसुलेटेड ओवरलैप है, और जहां पे भी इंसुलेटेड ओवरलैप है, ओके वहां पे एक बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा हुआ, यानी कि यहाँ पे जो पावर सप्लाई जा रहा है वो इधर से जा रहा है, दिस वन बूस्ट अप फोकस। ओके, तो बहुत सिंपल अरेंजमेंट है यहाँ पे। ये ट्रांसफार्मर हो गया, बूस्ट अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है सर। बूस्टर हाँ, स्टेप अप है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर के एक लेग हम लोग यहाँ दे दिए, दूसरा दे दिए कैटनरी वायर, इसका कहानी समाप्त, मिटा दिए। अब ये सॉरी ये हमारा कंटिन्यू वायर है, पहले देख लेते हैं। ये पेंटोग्राफ है और ये लोकोमोटिव है। पेंटोग्राफ इससे कनेक्ट हो गया और ये लोकोमोटिव है, लोकोमोटिव का ये व्हील है और ये व्हील के लिए रेलवे ट्रैक है। ओके, रेल चलना शुरू हो गया, खत्म काम। अब इसके साथ में जो बूस्टर ट्रांसफार्मर है, इस न्यूट्रल से, यानी कि बूस्टर ट्रांसफार्मर का भी जो है एक लेग जो है हमेशा सॉलिडली ग्राउंडेड है। देखो दिस वन ग्राउंडेड है, यहाँ भी देखो ग्राउंडेड है। ओके, ये आपस में कनेक्टेड है और ये भी देखो, ओके ये ग्राउंडेड है, सिंपल दिख रहा है आपको। ओके, तो बूस्टर ट्रांसफार्मर हम लोग यहाँ पे सिर्फ दिखाया इसको कि हम लोग यहाँ पे जो है सिंपल पावर को हम लोग मेंटेन करते हैं बस। ओके, इसका यूज पावर को मेंटेन करने के लिए होता है। ये एक रिटर्न कंडक्टर है, इसको भी आगे डील करेंगे हम लोग, आगे फिर से मिलेगा, ये आगे फिर से मिलेगा। अभी हम आपको सिर्फ यहाँ पे कनेक्शन ये दिखाए हैं कि टीएसएस का रेलवे ट्रैक के साथ और इंजन के साथ कनेक्शन कैसे होता है। बाकी इंसुलेटेड ओवरलैप, बूस्टर ट्रांसफार्मर, कैटनरी वायर, ओके वो सारा हम लोग डिटेल देखेंगे। डिटेल मतलब डिटेल, नॉट ओनली इंट्रोडक्शन। ये हमारा ट्रांसफार्मर था 25 केवी लाइन जो टीएसएस से आया, इसका एक लेग हम लोग ग्राउंडेड कर दिए, दूसरा हम लोग कैटनरी वायर को दे दिए। ये एक लेग हमारा ट्रांसफार्मर के, सॉरी रेलवे लोकोमोटिव के व्हील से, व्हील हमारा उस पर रन कर रहा है
और दूसरा कैटेनरी वायर इससे हमारा करंट होगा। ओके, और ये ट्रेन चलने लगा, खत्म कहानी से। यहाँ देखो एक ही वायर से चलने लगा। अब ऐसा कैसे होता है, ओके, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, आप सिंपल देखो, अगर यहाँ देखना चाहें आप तो, ओके, ये यहाँ से पावर सप्लाई हो रहा है, इसके थ्रू जा रहा है। ओके, ये जो न्यूट्रल है उसके साथ ये रिटर्न हो जाता है। कैसे, वो आगे देखेंगे, डोंट वरी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर बूस्टर ट्रांसफार्मर के बीच की दूरी कितना है सर, डिस्टेंस बीच के? सब आगे बताएंगे। ओके सर। इंसुलेटेड ओवरलैप का दूरी जितना होगा उतना इतना होगा। तो इंसुलेटेड ओवरलैप हम लोग बाबू पहले कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी प्रदीप। ओके, सॉलिडली ग्राउंडेड। सॉलिडली ग्राउंडेड गुलशन हुआ क्या यहाँ पे, सिंपल मैंने वैसे बताया था जब मैं अल्टरनेटर बता रहा था, शायद इंट्रोडक्शन दे रहा था। ओके, इस तरह का सिंबल करके मैं नहीं बताया आप लोग को। ये सॉलिडली ग्राउंडेड हो गया। ओके, ये थ्रू द रिएक्टेंस ग्राउंडेड हुआ। ओके, ये थ्रू द रेसिस्टेंस ग्राउंडेड हुआ। ये थ्रू द जो है इम्पीडेंस ग्राउंडेड हुआ, और ये आइसोलेटेड हो गया, यानी कि ग्राउंडेड है ही नहीं। गॉट इट। सॉलिडली ग्राउंडेड करने का मतलब क्या है, ओके, फुल्ली उसको ग्राउंडेड कर दिए बिना कोई एक्स्ट्रा इम्पीडेंस, रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस लगाए हुए। गॉट इट, आई थिंक नो प्रॉब्लम। फर्स्ट में दोनों का ग्राउंडेड है, देखिए ध्यान से। दोनों का ग्राउंडेड है, दोनों का ग्राउंडेड करते क्यों हैं, इसको ग्राउंड यहाँ पे ग्राउंडेड क्यों करते हैं, जनरली ग्राउंडेड क्यों करते हैं, यहाँ पे क्यों करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, और कुछ नहीं। हम लोग तो सिंगल वायर के साथ ही काम कर रहे हैं ना, हम लोग ऊपर में एक ही वायर ले जा रहे हैं। ओके, आप अच्छा एक चीज बताओ, आपके घर में पोल से कितना कंडक्टर आता है? पोल से एक ही कंडक्टर आता है। वाह, किसी के घर में एक, किसी में 3 या किसी का 2, तीनों सही है ना, तीनों सही है। अगर किसी के घर में 3 आ रहा है तो तीनों फेज वायर होगा। अगर किसी के घर में 2 आ रहा है, ओके, 2 आ रहा है, तो आपका जो एक फेज और एक न्यूट्रल वायर होगा। अगर किसी के घर में एक वायर का कनेक्शन आ रहा है, तो यानी कि आप ग्राउंड जो है अपने घर का यूटिलाइज कर रहे हैं, आप अपने घर का ग्राउंड यूटिलाइज कर रहे हैं और वहां से फेज ले रहे हैं और सर्किट कंप्लीट होगा उससे। लेकिन जिसके घर में ग्राउंडेड नहीं है, ओके, उसके घर में वो बाहर से ग्राउंड लेता है। जो आप देखते हैं वहां पे 3 फेज 4 वायर होता है जिससे आप कनेक्शन लेते हैं। ओके, वो 3 फेज 4 वायर होता है जिसमें 3 आपका फेज वायर जिससे आपके इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, और एक न्यूट्रल वायर होता है। न्यूट्रल वायर इसलिए दिया जाता है कि अगर आपको नीड है तो आप ले लो। ओके, आप न्यूट्रल वायर का जो डायमेंशन होता है वो फेज वायर का आधा होता है, यानी कि उसका वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया जो है आधा होता है। ओके, साइज उसका आधा होता है। तो अगर किसी को न्यूट्रल चाहिए तो वहां से ले ले, या अपने घर में भी एक प्लेट अर्थिंग करके, ओके, प्लेट अर्थिंग करके किसी तरह का अर्थिंग करके एक अर्थिंग निकाल ले और उससे भी कनेक्शन कर ले। तो क्या पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी फैल जाता है? नहीं फैलता है। हाँ, कब फैलेगा? जब कहीं लूज कनेक्शन होगा। जैसे ही लूज कनेक्शन होता, आप कभी कभी देखिए, पुराने पहले वाले लोग करते क्या थे, चापाकल में ही बांध देते थे, क्योंकि चापाकल का बोरिंग सब लोग का अंदर आता है 80 फीट 90 फीट। ओके, तो वहां पे अगर थोड़ा सा भी लूज वायरिंग हो गया तो उस चापाकल में हल्का हल्का करंट आने लगता है।
ओके, लेकिन हम लोग जो ग्राउंड कर रहे हैं, ग्राउंड करने का मतलब क्या है कि उस कंडक्टर को जीरो पोटेंशियल पे रख दिया, उस कंडक्टर को जीरो पोटेंशियल पे रख दिया, दूसरा कंडक्टर जो हमारा आ रहा है वो 220 वोल्ट का हो गया, तो दोनों का फेज डिफरेंस 220 वोल्ट हो गया, करंट सप्लाई हो रहा है, करंट का सर्किट अपना कंप्लीट होगा, क्या प्रॉब्लम। अब जैसे ये हमारा है, ओके, एक हम लोग बल्ब जला रहे हैं, कनेक्ट कर दिए, ओके, आप इसको सॉकेट में डाल दिए, ये सॉकेट तो आपका एक ग्राउंडेड है और दूसरा जो आपका फेज वायर है, ऐसे ही होता है ना, वो एक अगर आप या तो पोल से दोनों वायर लाए हैं तो यहाँ कोई जरूरत नहीं, अगर आप घर से वायर लिए हैं, ओके, तो एक ग्राउंडेड है, तो ये तो सारा ग्राउंडेड हो गया ना सर। तो घर से आएगा मतलब दोनों आएगा तो दोनों में करंट रहेगा क्या। जब पोल से दो वायर आएगा तो नहीं भाई, दोनों में करंट कैसे रहेगा, दोनों में करंट नहीं रहेगा, पोल से जो आ रहा है दो वायर, ओके, एक फेज और एक न्यूट्रल वायर है, एक ठंडा एक गर्म बोलते हैं उसी को, गर्म जिसमें टेस्टर लगा देते हैं तो जल जाता है, ठंडा जिसमें आपका नहीं जलता। लेकिन देखेंगे कभी कभी आप अपने घर में, ओके, दोनों में कभी कभी टेस्टर डालिए, दोनों में जलना शुरू हो जाता है, क्यों होता है? डिफेक्ट के कारण, डिफेक्ट के कारण, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीकेज हो रहा है, और वही लीकेज होने का नाम का टेस्टर जल जा रहा है, ओके, ऐसे वो नहीं जलेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग जो भी सॉकेट में डाल रहे हैं, पिन डाल रहे हैं, ओके, तो वहां पे ये जो आपका दो कनेक्शन है, या तो अपने घर की ग्राउंड से ले लीजिए, ओके, या तो पोल से न्यूट्रल ले लीजिए, और ये तो एक फेज वायर है ही, ओके। तो अब ये सोचो, ये घर में छड़ से कोई कोई क्या करता है, घर में जो छड़ है जो पाइलिंग उलिंग होता है उसी से बांध देते हैं, लेकिन लूज कनेक्शन बस नहीं होना चाहिए। जैसे ही लूज कनेक्शन होगा तो उस छड़ से कनेक्टेड अगर कोई भी मेटल अगर कट हो गया या सट गया तो आपको करंट लगना ही लगना है, अदरवाइज नहीं लगेगा। डोंट वरी, गॉट इट। उसी तरह ट्रेन में भी होता है, हाँ, एक को हाथ से छू सकते हैं, क्यों नहीं, एक को आप हाथ से हमेशा छू सकते हैं, बट है क्या कि यू डोंट नो अबाउट द डिफेक्ट, यू डोंट नो अबाउट द फॉल्ट, ओके, तो आपको झटका लग सकता है। मैं तो छू देता हूँ, मैं तो हाई वोल्टेज। सर तो पता क्या पता कैसे चलेगा जी, ठंडा वाला और गर्म वाला जब पोल से दोनों आएगा तो? सब पता चलेगा, आप देखिएगा वहां पे कनेक्शन, बिना देखे थोड़ी पता चलेगा भाई। अब जब पोल से आप तार खींच रहे हैं तो आपको नहीं पता है कि वहां कहाँ से आया है तार। अच्छा, ट्रांसफार्मर पे देखना होगा। ट्रांसफार्मर से नहीं, वहाँ बिजली के तार से। आप देखिएगा बिजली का पोल जो वहाँ पे है, एक वायर ऐसा होगा जिसमें हर एक घर का कनेक्शन होगा, लेकिन बाकी तीन वायर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा, ओके। अब देखिएगा, तो जिस वायर से ज्यादा कनेक्शन रहेगा वो न्यूट्रल वायर है, ओके, अर्थ वायर, और जिस वायर जो तीन फेज है आपका वो तीनों आपका मेन वायर है। चलिए, टेस्टर से भी पता चल जाएगा। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में हम लोग आगे फिर बात करेंगे, है ना, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें।